बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय नाविका जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, इसको लेकर समस्त मुस्लिम समाज में बहुत खुशी का माहौल है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और करोड़ों करोड़ों मुसलमान की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा और हम पूरे देश में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। कृपया आप भी हमारी ये मिठाई स्वीकार करें, फिर मैं आगे की बात अवश्य रखूंगा। हम लोग बहुत खुश हैं, सच्चे मुसलमान खुश हैं। वो मुसलमानों का धर्म नहीं होता, नहीं मिठाई का धर्म नहीं होता, मिठाई तो खा लेनी चाहिए। ये इशू ऐसा है कि हम मिठाई नहीं खा सकते। देखिए उनका कुर्ता भी अच्छा हो गया। लीजिए लीजिए, पहली डिबेट में मिले थे फैज भाई, तो कह रहे थे देखो मेरा कुर्ता फटा है, गरीबों को आज 2 बजे रात को बिल हुआ है, कुर्ता नया आ गया। अब गरीबों को अधिकार मिल रहा है ना। मर्सिडीज और BMW 15 दिन बाद आ रही है। गरीबों को अधिकार मिल रहा है, हो जाएगी भाई इनके पास। गरीबों को अधिकार मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि चंद मुसलमानों को ही BMW और मर्सिडीज मिलनी चाहिए, फैज खान जैसे मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए? सारी जमीनों पे कब्जा होगा तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और बीजेपी RSS डिसाइड करेगा किसको क्या मिलेगा। ये विषयांतर हो रहा है, तो अभी बटी ही नहीं है नविका जी। नहीं तो फैज खान साहब कम मुसलमान है, कम मुसलमान है। अब आप तोलेंगे और बताएंगे कौन कितना मुसलमान है। हम बस एक चीज नहीं, तौसीफ खान पहले तो फैज खान साहब आप अपना जवाब। मैं अपना जवाब दे रहा हूं, ठीक है। देखिए सुधांशु जी ने जो बात रखी है, ऐसे फतवे आते रहते हैं कई मौलानाओं के द्वारा जो कट्टरपंथी है, वो बिल्कुल फैक्चुअल बात है, ये फतवा है ना। लेकिन हम प्रगतिशील मुसलमान उदार व्याख्या भी करते हैं, उदार फतवे भी देते हैं और ऐसी व्याख्या देते हैं कि जिससे कि देश में और दुनिया में समन्वय स्थापित हो। लेकिन सुधांशु जी ने जो फतवा रखा वो भी सही है। ऐसे कट्टरपंथी लोग ऐसे फतवे देते हैं। अब मैं अपनी मूल बात पर आऊंगा, जो आज का विषय है। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता था। पहले बताइए, हिंदू दान दे सकता है, अरे वही बता कर सकता है या नहीं? हाँ या ना? वही बता रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, आपको अभी पता चलेगा। सब्र जी। अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, मैं पहले भी बोला हूं। उन्होंने अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू संविधान बात कही है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऐसे कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा, वाकिफ में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा, मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात जो विशुद्ध धार्मिक क्रियाकलाप है, उसमें कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा। किंतु वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल जो है, गरीब नवाज मुसलमान थे का विषय है। सर, ख्वाजा गरीब नवाज मुसलमान थे। इसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया गरीब 2 सुन्नी भी रहेंगे, मुसलमान थे, 2 शिया भी रहेंगे, ना हवाई किले की बातें मत करिए, और 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। यानी कि मुझे वकील की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं मुस्लिम वकील हो जरूरी नहीं उसके पास जाऊंगा। जो मेरे शहर का बेस्ट वकील होगा मैं उसके पास जाऊंगा। यानी कि उन्होंने कुरान का और इस्लाम का भी सम्मान किया और संविधान का भी सम्मान किया। और अब मैं बताऊं, जो ओवैसी का स्टेटमेंट था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए काम दे सकता हूं या नहीं, उन्होंने कुरान शरीफ का अपमान किया। कैसे मैं बताता हूं, कुरान शरीफ सूरह बकरा 282 आयत में स्पष्ट लिखा है, ऐ ईमान वालों, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। चाहिए कि कोई दस्तावेज लेखक न्यायपूर्वक लिख दे, छोटा सा भी लेन देन लिख लिया करो। सूरह बकरा गाय का अध्याय करे। लेकिन आपने 1,12,000 प्रॉपर्टी को लिखा नहीं, आपने अल्लाह के आदेश के विपरीत काम किया। फिर भी अमित शाह जी ने क्या किया, ये कह दिया कि भैया ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, जो आपकी मस्जिदें 100 साल से है वो रहेगी। किंतु अनसेटल्ड मामले जैसे कि सुधांशु जी ने कहा था, आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्जा करो, आप ईडन गार्डन हमारा है कहते हो, आप कहते हो कि अंबानी का घर हमारा है, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद जी का जो शहादत स्थल है प्रयागराज में, आजाद पार्क, वो भी हमारा है कहते हो। तो जी इस पर तो कार्रवाई होगी, इस पे नहीं चलेगा। और नविका जी एक बात और, ये चक्रक दोष में कैसे फंसे ये बात आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। इन्होंने फिर क्या किया, देखिए 1985-86 में क्या किया था, कोर्ट ने फैसला दिया, एक गरीब मुस्लिम महिला को रोजी रोटी का उसका अधिकार दे दो, खाने के लिए दे दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध ये लोग संसद में कानून लाते हैं शाहबानों के खिलाफ
और एक मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ते का खाने का अधिकार छीन लेते। शर्म की बात है। कोर्ट में गए, संसद में बदल दिए, अब संसद ने कानून दिए तो कहते हैं कोर्ट में जाएंगे। चक्रत दोष। कोर्ट यदि मुस्लिम के हित में बात करेगा तो संसद में लाके बदल देंगे। तो फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। ये भी तो कहा था, ये भी तो कहा था। लेकिन जनता भी सवाल पूछ रही है। भोलानाथ मिश्र का यूट्यूब पर सवाल है, वक्त पर संसद में गांधी परिवार से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सोनिया संसद को बुलडोज करने का आरोप क्यों लगा रही हैं? जवाब दीजिए ना। बोलने का वक्त मिलता है तो बोलते क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। पहली चीज, पूरी कांग्रेस बोली है, पूरी इंडिया अलायंस ने वोट किया है, सबने लड़ाई लड़ी है। यहां जो गलत बोल रहे हैं फैज खान साहब, क्या हजरत निजामुद्दीन मुसलमान नहीं थे? ख्वाजा गरीब नवाज मुसलमान नहीं थे? क्या वो हिंदुओं से अगर कोई आकर के उनको देता था कुछ नहीं लेते थे? क्या निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे होली नहीं मनाई जाती थी? अमीर खुसरो मनाई जाती है था ना, लेकिन कट्टरपंथी फतवा भी देते हैं ना उस कट्टरपंथ के खिलाफ। तो अरे भैया एक मिनट, किसी कट्टरपंथ के खिलाफ है। देखिए सुधांशु जी ने संसद में क्या कहा मैं बताता हूं। गरीब मुसलमानों की कसक, कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों की ठसक, तो वो ठसक के विरोध में और कसक के समर्थन में है। आज मैं एक और मुद्दा उठाना चाहती हूँ, जो एक मिनट आप कर दीजिए ना मुझे। ये इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम पर बोले ना, आप मुझे कर दीजिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, दरगाहों में चंदा तो एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं पूछना चाहती हूं, आपने एक मुद्दा उठाया, जब ब्रिटिश हुकूमत आई तब उसने मुगलों से सारी हुकूमत ले ली थी, तो उनका मालिकाना हक कैसे हुआ? इस मुद्दे को जरा आप बताएंगे कि ये मालिकाना हक के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? बिल्कुल टेक्निकल बात आप ऐसे समझिए, आप आज आपकी जमीन किसी और की हो गई, वेदर आपने बेच दी या किसी और की कर दी। अब आप बताइए, जिसने आपसे खरीदी, अब ये पिछले वाला व्यक्ति उस गैप के बाद अचानक तो नहीं कह सकता मैंने किसी और को दी थी। भाई आपकी डीड तो खत्म हो गई ना। कैसे? जब आपने अपनी जमीन किसी को दे दी, तब आपने उससे पहले उस जमीन में क्या किया था, उस पे तो खरीदने वाले का मालिकाना हक हो गया। अब अगर इसको उस पे देखें, 1707 के बाद मुगल हुकूमत दिल्ली से खत्म हो गई। जो मालिक नहीं है, इट इज अ प्रूवन फैक्ट। 1717 आते आते, फर्रुख सियार का जमाना आते आते, सारी की सारी बोल तो लेने पूरी बात सुनो भाई। आए भाई साहब मत बोलो, क्या तरीका है भाई बीच में डिस्टर्ब करने के लिए? अच्छा रुक जाइए, आपको समय दूंगी काउंटर करने। पहले नहीं तो पहले उनको बोल तो लेने दीजिए। जी सुधांशु जी, सबका फेडर डाउन। हाँ मैं सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, एक तो मुझे समझ में नहीं आता भाई, जो लोग धर्म को अफीम मानते हैं वो आके खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो जाते हैं। ये मेरे समझ से परे है। ये लेफ्टिस्ट आके धर्म के मामले में इतनी बहस क्यों करने लगते हैं? अब खैर, अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए 1717 आते आते सारा कंट्रोल मराठों का हो गया था। सारी लाहौर से लेकर कर्नाटक तक सारी रेवेन्यू कलेक्शन मराठों के हाथ में थी। और शाह आलम जो लास्ट में मुगलों का बादशाह बना, उसके लिए बड़ा एक फेमस शेर है जो सबको पता है कि सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी वो कहलाते थे शाह आलम, पर उनका कंट्रोल केवल लाल किले से आईजीआई एयरपोर्ट तक था, पालम का इलाका। तो मेरे भाई जब सारा कंट्रोल खत्म हो गया था, फिर मैं कहता हूं 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, बक्सर की लड़ाई के बाद, जिसमें शाह आलम से सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने ले लिया। अब आप ये बताइए, जिस समय ड्यूक ऑफ कनाट आए 1911 में, जिस समय ये पार्लियामेंट बना, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उस समय किसी मुगल का यहां पे कोई हक था नहीं था। तो मेरे भाई 250 साल पुराना हक कैसे निकल आया, और वो लॉजिकल कैसा हो सकता है? मैं तीसरी बात कह रहा हूं, जिस समय ट्रांसफर ऑफ पावर साइन हुआ अंग्रेजों से, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लिया, तो क्या उस कागज में यह क्लॉज लिखा था कि इन जमीनों पर अंग्रेजों का हक नहीं है? यदि नहीं लिखा था तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ये फुक्के कागज पे साइन किए थे क्या? खोखले कागज पे साइन किए थे क्या? और अगर नहीं लिखा था तो अब खोखला कर रहे हो क्या? मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं मेरे भाई विवेक श्रीवास्तव जी, भड़बड़ाइए नहीं। ये बताइए कि अगर 1911 में पार्लियामेंट बनी, अंग्रेजों का फुल कंट्रोल था, कौन रेवेन्यू लेता था? जब ब्रिटिश सरकार से सीधे पावर भारत सरकार में ट्रांसफर हुई है, तो यारकाट का नवाब 1572 में, तो ये मुगलों के जमाने में वो 1700 में, और जब औरंगजेब के बाद सब कुछ खत्म हो गया, तो आगरा, सूरत, लखनऊ में कहां से निकल आए?